वैष्णवी चौहान। रुक करेंगे आज की तमाम खबरों की ओर। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां विधानसभा की मॉनसून सत्र से पहले यूपी विधानसभा भवन में डिजिटल कॉरिडोर किया गया। बता दें कि विधान भवन में विधानसभा के सभी सदस्यों के चित्र और उनका परिचय डिजिटल स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया। वे कब किस दल के विधायक रहे हैं, अंकितों को इसकी जानकारी भी मिल सकेगी। इसके लिए विधान भवन के गेट नंबर 1 से दाखिल होने के बाद पोर्टिको से मुख्य भवन में प्रवेश करते ही डिजिटल कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। डिजिटल कॉरिडोर में स्थापित की गई डिजिटल स्क्रीन पर राज्य सरकार की उपलब्धियां और योजनाएं भी प्रदर्शित होंगी। साथ ही विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 अगस्त को विधानसभा की डिजिटल वेदिका व डिजिटल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। वे विधानसभा के कायाकल्पित पटल कार्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। विधानसभा के गाइडेड टूर के लिए अंकितों की ओर से की जाने वाली ऑनलाइन बुकिंग के लिए भी वेबसाइट का लोकार्पण करेंगे। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को अपना ज्ञानवापी मस्जिद वाला दावा न्यायालय से वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि वहां पर सर्वे होना चाहिए, जिससे वहां पर मौजूद प्राचीन साक्ष्यों की रिपोर्ट न्यायालय में जमा हो सके। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि वहां पर मौजूद प्राचीन साक्ष्य इस बात का गवाह हैं कि वहां पहले हिंदू मंदिर था। मुगल शासक ने हिंदू मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई है। यह बात सभी मुस्लिमों को पता है। मुस्लिम पक्षकार केवल कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया काला कानून पूजा उपासना अधिनियम 1991 के ही भरोसे बैठे हुए हैं, लेकिन जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे के ऑर्डर को मान लिया है, तब मुस्लिम पक्ष को भी मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा मुस्लिम पक्ष को न्यायालय के बाहर समझौता कर लेना चाहिए और समझौते में भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास उनको 10 एकड़ जगह मेवात में देने को तैयार है। मुस्लिम पक्षकारों को अब अपनी मस्जिद वहां से हटाकर मेवात में बना लेनी चाहिए, क्योंकि मेवात में उनकी मुस्लिम संख्या ज्यादा है और वहां शांतिपूर्वक अपने नमाज अदा कर सकेंगे। यदि मुस्लिम पक्ष भाईचारा चाहता है और भाईचारे की बात करता है तो भाईचारा निभाए भी। दिनेश शर्मा ने कहा कि हिंदुओं ने 1300 वर्षों से उनके और उनके मुगल शासकों का अत्याचार सहन किया है। अब हिंदू जाग चुका है, अब कब तक हम अत्याचार सहन करेंगे। उन्होंने कहा भारत सरकार की राशन योजना, मकान योजना का भी लाभ मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा उठा रहा है, फिर भी हमारे हिंदुओं के मठ मंदिरों पर कब्जा करके बैठा है। मुस्लिम समाज को अपने मुगल शासकों की ऐतिहासिक भूल को सुधार कर समझौता कर लेना चाहिए, जिससे भाईचारे की बात कहने वाले काबिले तारीफ होगी। उन्होंने कहा कि लड़ाई की जड़ असली मुगल शासक थे। उन्होंने हिंदुओं के मठ मंदिरों पर कब्जा करके हिंदू और मुसलमानों से लड़ाई का बीज बो गए। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि इस लड़ाई की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की भी है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने मुगल शासन द्वारा किए गए अवैध कब्जों का पूजा उपासना अधिनियम 1991 बनाकर अतिक्रमण को बराबर रखा और बरकरार भी रखा। कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं का वोट लिया और हिंदुओं के साथ छल किया। कांग्रेस सरकार हमेशा से मुस्लिम समाज को अपना मानती है और सिर्फ वोट बैंक के लिए। जिला सत्र न्यायालय ने ज्ञान व्यापी पर ईएसआई सर्वे का आदेश दिया था। उसी आदेश को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मान लिया, उसी आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। अब तो इन विधर्मियों को भी मान जाना चाहिए, क्योंकि इनके आगा मुगल शासकों ने हमारे हिंदू मंदिर पर कब्जा करके मस्जिद बनाई थी, इनको भी पता है। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने हितग्राही कार्ड के माध्यम से लोगों से जनसंपर्क किया। बता दें कि हितग्राही कार्ड के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का 56 लाख घरों तक पहुंचने का लक्ष्य माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस 2 करोड़ वोटर्स तक हितग्राही अभियान लेकर जाएगी। सबको सरकारी योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें कि रायपुर पश्चिम विधानसभा में शुरुआत शनिवार हीरापुर क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने की। हीरापुर रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि आज से हितग्राही अभियान की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ विकास मॉडल को हर एक व्यक्ति तक ले जाने के लिए हितग्राही कार्ड अभियान चालू किया गया है। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार की 4.5 साल में जनता के लिए जो भी योजनाएं या फिर लाभ लागू हुए हैं, उससे जनता को कितना फायदा हुआ है, कितना लाभ मिला है। उसी के तहत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने घर घर जाकर हितग्राही से हितग्राही कार्ड भरवाया जाएगा और
आपको किस योजना का लाभ मिला है वो भी आपको भरना होगा। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने जूनियर डॉक्टरों की शिष्यवृत्ति बढ़ाने का निर्णय लिया है। बता दें इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दी है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि ये साझा करते हुए संतोष हो रहा है कि हमने जूनियर डॉक्टर्स की शिष्यवृत्ति में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जूनियर डॉक्टरों की शिष्यवृत्ति में जो बढ़ोतरी की है उसके नवीन दर के अनुसार पीजी प्रथम वर्ष के लिए 53,550 रुपए से बढ़कर 67,500 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह पीजी द्वितीय वर्ष के लिए 56,700 रुपए से बढ़ाकर 71,450 रुपए प्रति माह तथा पीजी तृतीय वर्ष के लिए 59,200 रुपए से बढ़ाकर 74,600 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है। MBBS के इंटर्नशिप के छात्रों के लिए 12,600 रुपए से बढ़ाकर 15,900 रुपए प्रति माह किया गया है। इस प्रकार से राज्य सरकार के इस निर्णय से अब जूनियर डॉक्टरों की शिष्यवृत्ति में बढ़ोतरी की गई है। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो सकता है। इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को पहले मणिपुर जाना चाहिए। मणिपुर में केवल 36 सेकंड है, उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। मोदी को मणिपुर की चिंता नहीं है, उन्हें चुनाव की चिंता है। दीपक बैज ने कहा है कि मणिपुर जल रहा है, हरियाणा भी जल रहा है, वहां भी जाना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, यहाँ उन्हें सत्ता चाहिए, यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, उन्हें मणिपुर की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चुनाव की चिंता है। बीजेपी पर यह आरोप लगाया है बीजेपी के पास ना बजरंग बली है और ना राम है। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कर्नाटक में बजरंग बली ने नैया पार लगा रखी है। बीजेपी के पास ना बजरंग बली है और ना राम है, उनका एक ही सहारा है, मोदी सहारा है। कर्नाटक और हिमाचल में हमने देख लिया है, बजरंग बली हमारे साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 73वीं किश्त के रूप में 15 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि सीधे अपने बैंक खाते में अंतरित की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 14-31 जुलाई 2023 तक गौठाने में गोबर विक्रय करने वाले ग्रामीण पशुपालक किसानों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए तथा गोदान समितियों को 9 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि जारी की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 3 वर्षों में गोधन न्याय योजना ने अद्वितीय सफलताएं हासिल की है। इस योजना को न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में सराहा गया है। देश के अनेक राज्यों ने हमारा अनुसरण करके इस तरह की योजना लागू की है। इस योजना के माध्यम से स्व सहायता समूह की बहनें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनी हैं। गोबर विक्रेताओं और गोधन समितियों ने उनके आय अर्जित किए हैं और साथ ही किसान भाइयों ने पशुपालन को लेकर रुचि बढ़ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीते कई महीनों से देखा जा रहा है कि गोबर खरीदी से भुगतान की जाने वाली राशि से 60 से 70% राशि गोधन समितियों द्वारा स्वयं की जमा पूंजी से जा रही है। ये गोधन समितियों की सक्रियता और उनकी मेहनत का फल है। गौरतलब है कि आज किसानों को राशि अंतरित करने के बाद गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को 541 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खबर यूपी के बरेली से है, जहां सपा कार्यालय में पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष में जमकर नारेबाजी हुई और जमकर नोकझोंक भी हुई। पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप को खूब गालियां सुनाई, खूब खरी-खोटी सुनाई। दोनों नेताओं के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। बता दें कि सपा कार्यालय पर मीटिंग के दौरान नोकझोंक हुई। नोकझोंक के दौरान सपा कार्यालय में बड़ी संख्या में सपा नेता मौजूद थे। नोकझोंक के दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। बता दें कि शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मिशन कंपाउंड में सपा कार्यालय खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां जौनपुर की शिकरारा थाना क्षेत्र के समादगंज बाजार के निकट ट्रेलर के धक्के से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मछली शहर नगर में उमराना मोहल्ला निवासी सूर्यकांत त्रिपाठी 45 वर्षीय
स्वर्गीय शेषमणि शुक्रवार शाम अपनी बाइक से जौनपुर नगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती अपने पड़ोसी की बहन को देखने गए थे। देर रात वहां से लौटते समय नगर के मंगल बाजार निवासी अकरम 25 वर्ष उनके साथ बाइक पर पीछे बैठे हुए थे। अभी दोनों समादगंज बाजार के आगे पहुंचे, तभी विपरीत दिशा में से होकर ट्रेलर ने उन्हें टक्कर मार दिया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि सूर्यकांत का हेलमेट चकनाचूर हो गया और सर पर गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। खबर यूपी के वृंदावन से है, जहां प्रेम मंदिर के समीप चिंतामणि आश्रम में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े साक्ष्यों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें राजस्व अभिलेख, नगर निगम के दस्तावेज तथा ऐतिहासिक पुस्तकों के साक्ष्य और शाही ईदगाह की दीवार पर अंकित चिन्हों के फोटोग्राफ का संतों ने अवलोकन किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का आदेश मिलने के बाद से मथुरा की शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला एक बार फिर गरमाया हुआ है। शनिवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा नगर के चिंतामणि आश्रम में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े साक्ष्य से संबंधित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संत गोविंदादान तीर्थ महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज आदि संतों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। प्रदर्शनी में लगाए गए राजस्व अभिलेख, नगर निगम के दस्तावेज, ऐतिहासिक पुस्तकों के साक्ष्य और शाही ईदगाह की दीवार पर अंकित कथित हिंदू स्थापत्य कला के फोटोग्राफ लगाए गए। दावा किया गया है कि प्रदर्शनी में लगाए गए राजस्व अभिलेख, फोटोग्राफ आदि शाही ईदगाह में श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह होने और मंदिर होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि किस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि के सच को छुपाया गया, ये सच सबके सामने आना चाहिए। इसी को लेकर के हमने प्रदर्शनी लगाई है। हमने विभिन्न इतिहासकारों की पुस्तकों को रखा है, चाहे विदेशी इतिहासकार हों, चाहे भारतीय इतिहासकार हों, चाहे मुस्लिम इतिहासकार हों, और हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड को भी यहाँ रखा है। खसरा खतौनी प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं। खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां जौनपुर जिले के वरसटी विकास खंड के सरसरा गांव के काशीपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय स्थित है, लेकिन जहां ग्रामीणों का आरोप है पिछले कई दिनों से यहां बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं आ रहे हैं, जिसकी सूचना खंड शिक्षा विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन उन्हें भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। जब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने भी बताया कि हरिशंकर यादव की इस विद्यालय में प्रधान अध्यापक हैं, जो कि कभी नहीं आते। आज के लिए बस इतना ही। तमाम सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।